बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम लॉज ऑफ मोशन के जेई सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें 2021 से 2025 के रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पुराने ले लिए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है और आपको इन 40 क्वेश्चन को करके मज़ा आ जाएगा। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है फाइनली इन लॉज ऑफ मोशन अब आपको आता है तो भी ये 40 क्वेश्चन आपको सुपर रिवीजन क्या आपको एहसास करा देंगे। इसमें ब्लॉक प्रेस्ड अगेंस्ट दी वॉल भी है, इसमें आपका जो है सूडो फोर्स का भी क्वेश्चन है, वेज मूविंग का क्वेश्चन भी है। मतलब A to Z वैरायटी के सवाल हैं। आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, A to Z चीज़ें मिलेंगी और ये परफेक्ट रिवीजन किट हो जाएगी आपके लिए। और सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके खुद करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको फिर से वीडियो के थ्रू देख लीजिए सोल्यूशन क्या है इसके। क्वेश्चन क्योंकि एक PDF में एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होता है तो हम इसकी एक शीट टाइप कर देते हैं कि जैसे कि नॉर्मली एक असाइनमेंट टाइप, जिससे 40 क्वेश्चन आपको 3-4 पेजेस में मिल जाएं और नीचे उसके सारे आंसर्स होते हैं। साथ में इस वीडियो का QR कोड होता है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है फिजिक्स विद अंकुर सर पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन जेई सेलेक्टेड पीवाईक्यूज के सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। लगभग 5 सालों के अंदर 120 क्वेश्चन आए हुए हैं लॉज ऑफ मोशन के। उन 120 क्वेश्चन में से मैंने टॉप इंपॉर्टेंट डिफरेंट वैरायटी के 40 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें, अच्छा लॉज ऑफ मोशन पे तो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम मूव्स विद एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट का मास है बच्चों 0.5 kg, ठीक है, और स्पीड है 4√x, स्पीड है 4√x। हाँ ठीक है बच्चों, आपको बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो आप जानते हैं फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और जब वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तो आप dv/dx निकालिए, क्या आएगा, 4 कॉमन रहेगा और रूट का डेरिवेटिव 1/2√x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2/√x। तो एक्सेलरेशन आपका होता है v इंटू dv/dx, है ना। अब v क्या है आपका 4√x इंटू में 2 डिवाइडेड बाई √x। तो ये एक्सेलरेशन आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो फोर्स हो गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका 0.5, एक्सेलरेशन 8। यहाँ से बच्चों फोर्स आपका 4 न्यूटन आ जाता है ना। फोर्स आपका 4 न्यूटन आ जाता है। तो आसान सवाल था, तो आसान नहीं है, इसमें क्वेश्चन की वैरायटी बहुत तगड़ी भी ली है हमने। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सुपर डुपर टफ हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो हैं जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जेई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आ जाइए, तो देखिए ये क्वेश्चन ना आपने बहुत बार किया हुआ है कि एक बैलून कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, उसमें से कुछ मास निकालें कि बैलून ऊपर जाने लगे। तो उसी में देखिए जेई के अंदर बस वैल्यूज चेंज करके नया क्वेश्चन बनाया जाता है। तो देखिए एक बैलून है एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास कैपिटल M मूविंग अप विद एक्सेलरेशन E। तो एक बैलून है, ठीक है, हीलियम बैलून मान लीजिए, वो अप जा रहा है, अप थ्रस्ट लग रहा है उस पर और उसके कंटेंट्स का मास कैपिटल M है, ठीक है। और ये बैलून कुछ A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अगर A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा F माइनस mg बराबर है ma के, और इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। F माइनस mg को ma के बराबर ले लेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हमने देखा ये बैलून है मान लीजिए, ठीक है, और द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बैलून स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 3a। तो कह रहे हैं भाई इससे ना कितना मास रिमूव कर लिया जाए कि ये बैलून ना बच्चों 3a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। तो ये सवाल है, तो हमें यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझ चुके हैं, 2 इक्वेशन बनानी है और वेरिएबल आपको स्मॉल m निकालना है बस, है ना, ठीक है। तो F माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर 3a है बच्चों, ठीक है। अब आप कैपिटल F की वैल्यू बेटा यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। तो कैपिटल F क्या है, कैपिटल mg प्लस कैपिटल ma माइनस कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg इक्वल्स टू 3 टाइम्स कैपिटल ma माइनस 3 टाइम्स स्मॉल ma, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब हम कैपिटल mg से कैपिटल mg उड़ गया और ये आ गया बच्चों स्मॉल m कॉमन g प्लस 3a, और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 टाइम्स कैपिटल ma।
तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू देख लीजिए क्या आती है, यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आ जाती है बच्चों 2 टाइम्स कैपिटल MA अपॉन G प्लस 3A। देखिए क्वेश्चन मुश्किल और आसान नहीं है, मैंने क्वेश्चन वो सिलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, या हर क्वेश्चन में कुछ नई वैरायटी आ रही है। वैरायटी कोशिश करिए, एक जैसे से क्वेश्चन रिपीट करने की कोशिश नहीं करिए, है ना। तो 2MA अपॉन G प्लस 3A आंसर रहेगा, 2MA अपॉन G प्लस 3A आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आ जाइए अब देखिए, वैसे तो मैं देखिए स्क्रीनशॉट भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी शीट देता हूँ बना करके, असाइनमेंट शीट, और उसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो अब आप इस पड़ाव पे हैं कि एक चैप्टर के 40 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे ही। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन लिया, आपने स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया, अब आप वीडियो को देख ले रहे हैं और आप लिख के कुछ भी नहीं कर रहे बच्चों। पेपर में वहाँ नहीं होता है। आप समझिए कि मैंने अपने पूरे जीवन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को एडमायर किया, और मैं बिल्कुल भी नहीं खेल पाता, मतलब अच्छी बैटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं आता। अगर मैं रोज़ जाके प्रैक्टिस करता तो कुछ तो खेल पाता, मतलब भगवान के बराबर तो बन ही नहीं सकता कोई, लेकिन कुछ तो खेल पाता। तो पॉइंट वही है बच्चों कि अगर कलम चलाएंगे तभी कलम सही चलेगा और तेज़ चलेगा बच्चों। ये पीपीटीज़ को, पीडीएफ को बड़े बड़े चैनल्स पे जाके सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए, सर ये बस रिटर्न सॉल्यूशन जो आपने बनाया इसको शेयर कर दीजिए, हम इसे देख जाएंगे। देखने से नहीं आती है बच्चों फिजिक्स, सिर्फ करने से आती है, सॉल्व करने से आती है ना। क्या मतलब आप समझिए कि मैं भी तो बता सकता था कि यहाँ 2 इक्वेशन बनाइए और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। एक में f ऊपर जा रहा है, mg नीचे, f ऊपर कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी नीचे, एक बार ऊपर की तरफ फोर्स फिर से एक्सेलेरेशन, एक बार ऊपर की तरफ 3 इक्वेशन बनाइए, सॉल्व हो गया। आपको समझ आया? कुछ नहीं आया तो देखने से नहीं समझ आया। जब मैंने लिख के किया तो आपको समझ आया ना बच्चों, तो आप भी लिख के करिए। अब आप कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन, तो सारे नहीं है। देखिए मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहा हूँ, और ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत कम भी नहीं है। आप अगर कोई PYQ की बुक खरीदेंगे तो बच्चों उसमें 4000 क्वेश्चन है, 3900 MCQs हैं। 2024 या 25 तक की बुक है मेरे पास, जेई मेन के सारे PYQs की, जो मार्केट में सबसे मोटी बुक आती है। 4000 क्वेश्चन है। अगर आप 28 चैप्टर पूरे लगाएंगे ना 11th और 12th के, तो एवरेज तौर पे 30 क्वेश्चन अगर मैंने पर चैप्टर कराएं, किसी में 40 कराएं, किसी में 30, 1000 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। उस बुक के 1/4 क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के थ्रू करा रहा हूँ, बहुत प्रिसाइज वीडियो। आप प्लीज़ अपने आप उसे सॉल्व करिए, है ना। वीडियो देख के भी आप खुद जरूर करिए बेटा, रफ में करिए, बट देखने से कुछ नहीं होता बच्चों, देखने से नहीं होता। मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं देख लूँ और मुझे आ जाए, तो नहीं आएगा बच्चों। यही रीज़न है कि आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि आपने करा हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं पेपर में, ठीक है ना। बाकी मेरा सलाह देना मेरा काम है बच्चों, है ना। लोग क्या करते हैं कि लिख के PDF सीधे आपको पकड़ा दी। अब आप 1000 पे, अब 200 पन्ने की PDF है, अब आप उसमें से सोच रहे कैसे पढ़ें। मैंने देखा लोगों को मुझे मेल करते हुए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, अभी की सर पुराने नोट्स ही नहीं पढ़े जा रहे सर, 200 पन्ने की वो स्क्रीनशॉट्स हैं या जो भी हैं वो। अ प्लेयर कॉट क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक बॉल थी 0.15 kg की, है ना, और वो मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक प्लेयर ने ना बॉल को कैच किया। इफ़ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, तो फोर्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। अब आप मॉड ले लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल में क्या ही फ़र्क पड़ता है, 0 माइनस mu अपॉन टाइम है जो भी t, है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर mu/t, है ना। mu/t, तो मास कितना है 0.15 है, u कितना है 20, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, है ना। ये आ जाएगा आपका 15/100, और ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 10। 2 0 कट गया बेटा, 30 न्यूटन आंसर रहेगा। तो क्वेश्चंस को आसान मत समझिए, तो हमेशा मतलब एक लेवल में स्टार्ट किया जाता है, ग्रेजुअली गेयर अप किया जाता है। आपको मज़ा आएगा क्वेश्चंस में, सच बता रहा हूँ, है ना। आपको क्वेश्चंस में मज़ा आएगा। आइए, तो ये आ गया क्वेश्चन आपका। ये वेक्टर्स में भी यूज़ हो जाता है, 2024 5 अप्रैल को आया बच्चों। ये वेक्टर्स में भी यूज़ हो जाता है, यहाँ पे भी यूज़ हो जाता है। आइए कैसे कर सकते हैं। आपको बोला गया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है XY प्लेन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट उसका लीनियर मोमेंटम वेरी कर रहा है। तो P, जो P वेक्टर लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, वो है cos KT I कैप माइनस का साइन KT J कैप, ठीक है। अब आप देख लीजिए dP/dt क्या होगा, dP/dt होगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन KT, और K का डेरिवेटिव, और KT का डेरिवेटिव K, और साइन का डेरिवेटिव cos KT, और KT का डेरिवेटिव J, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर्स वेक्टर माइनस साइन माइनस
के साइन के टी आई कैप और माइनस के कॉस के टी जे कैप। ठीक है बच्चों, ये फोर्स आ गया। अब आपको क्या बोला गया, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो बच्चों याद रखिए कि आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट उसके लिए सबसे सही तरीका रहेगा, सबसे आसान तरीका भी वही होता है। तो बच्चों फोर्स और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो पहले निकाल के ही देख लेते हैं। वो वैसे मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ पी कॉस थीटा होता है, बट चलिए पहले लेफ्ट साइड ही निकाल लेते हैं कि एफ डॉट पी आ क्या रहा है। आई डॉट आई करिए तो माइनस के साइन के टी है ना बच्चों, इनटू में कॉस के टी माइनस के प्लस के साइन के टी इंटू कॉस के टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फोर्स और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। फोर्स और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इससे साबित हो जाएगा कि फोर्स वेक्टर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है बच्चों, क्योंकि किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो एंगल ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं। आइए सवाल देखते हैं बच्चों अगला। तो ये कह रहे हैं कि अ वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय अ फोर्स विच इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम टी। तो फ्रिक्शन तो दिया नहीं है इन्होंने ना, वुडन ब्लॉक है, इनिशियली रेस्ट पे ग्राउंड पे रखा है, ये तो बोला नहीं है कि फ्रिक्शन है ना, तो हम इग्नोर कर देते हैं फ्रिक्शन को और क्या करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो फोर्स तो एम है ना, हाँ, और फोर्स इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, तो फोर्स के टी है एम ए। तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया ना बच्चों, एक्सेलरेशन हो गया टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। हमने एज्यूम किया है कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, हमने एज्यूम किया है कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है बच्चों। ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर आपको लगता है कि जैसे सर ये तो बड़े आसान क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए, तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ बाल को। तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट सवाल लगता है मुझे, क्योंकि मार्केट के बहुत पॉपुलर सवाल में से एक है। मुश्किल नहीं है बट बहुत पॉपुलर है। उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पर आकर के कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन बहुत प्यारे भी सेलेक्ट करे हुए हैं। जैसे आप ये देखना चाहें तो ये देख लीजिए, आप ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, वेज भी मूव कर रहा है। ठीक है, और आप कनेक्टेड बॉडीज़ में भी देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये वाला तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है कि चेन का, अगर चेन को पुली पे डाल दिया गया है तो ये जेईई मेन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, एवरेज क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, बदनाम क्वेश्चन, सब है इसमें बच्चों, है ना। आ जाइए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये कर लिया था क्वेश्चन, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, ये भी इजी सवाल है। देखिए, अब द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन बाय, तो आर वेक्टर है आपका 10t आई कैप, हाँ, प्लस 15t स्क्वायर जे कैप और प्लस में 7k कैप। सही है। तो अब डी आर बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होगी। क्या निकालना क्या है, नेट फोर्स की डायरेक्शन बताना है। तो ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, 10 आई कैप प्लस 30t जे कैप प्लस 0k कैप। एक्सेलरेशन है 0 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फोर्स भी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई होकर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज करा जा सकता है ना। तो अलॉन्ग जे कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा बच्चों, है ना। आ जाइए नेक्स्ट देखिए। तो अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है कि 4 फिगर ABCD हैं, फोर्स वर्सेस टाइम का वेरिएशन दे रहे हैं, तो हाईएस्ट इंपल्स किस में है। तो याद रखिए, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ आपको इंपल्स देता है। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल लेंगे तो इंपल्स प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ इंपल्स निकालिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 0.5, तो कितना आ गया, 0.5 का आधा 0.25, ये आपका इंपल्स है पहले केस का। इधर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3/4, तो ये 3/8 आ गया, है ना बच्चों, परफेक्ट है। यहाँ देखेंगे तो ये L इंटू बी है, सिर्फ 2 इंटू 0.5 जो कि 1 आ जाता है, और यहाँ पर भी हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 इंटू 0.5, तो ये सिर्फ 0.5 आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपल्स, तो ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल, वो भी डेसिमल, वो भी डेसिमल, तो ये जो केस है आपका, ये कौन सा वाला केस है, बी, डायग्राम बी में इंपल्स मैक्सिमम रहेगा। तो फिगर बी के अंदर इंपल्स मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि
क्योंकि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया इम्पल्स देता है और डायग्राम बी के अंदर एरिया अधिकतम आ रहा है बालकों। ठीक है, आ जाइए। अगला सवाल देखते हैं बालकों। ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स डिसेंड्स वर्टिकली। अच्छा, तो एक ब्लॉक, एक कोई बॉक्स है ना बच्चों, कोई बॉक्स है और एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है ना, प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स डिसेंड्स वर्टिकली विद एक्सेलरेशन ए। तो ये बॉक्स मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ओके, द ब्लॉक एक्सर्ट्स फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आर है, ठीक है, हाँ, और ब्लॉक का वेट, इसका ब्लॉक का वेट एम जी है। तो एम जी आपसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एम जी माइनस रिएक्शन एम ए के बराबर है। अब इन्होंने बोला है कि ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट, ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg/4 है, ये ma के बराबर है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, यहाँ से एक्सेलरेशन आपका 3g/4 प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये नीट लेवल के सवाल है बच्चों, है ना, जेई में इनके आसान वाले नीट लेवल के सवाल है जिससे कि जल्दी किया जा सकता है, वही एमसीक्यूज आए जा सकते हैं ना पेपर में। तो ये देखिए थोड़ा अच्छा आ गया, इसमें इंटीग्रेशन खेलना पड़ सकता है। पार्टिकल का मास m है, ओरिजिनली रेस्ट पे है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स हुज डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है और कुछ ऐसा वेरिएशन है। ठीक है, F0 और कैपिटल T कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। द फोर्स एक्ट्स ओनली फॉर टाइम इंटरवल 0 से कैपिटल 2t तक। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल 2t टाइम के बाद क्या होगी। हाँ तो ठीक है, तो फोर्स तो m होता है, ये हो गया F0 1 माइनस स्मॉल टी बाय माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर बाय कैपिटल टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन है F0 बाय m 1 माइनस स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर बाय कैपिटल टी का स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, है ना। तो 1 माइनस स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ठीक है। अब डी टी ना इधर ले जाता हूँ, डी टी इधर ले जाता हूँ, फिर इंटीग्रेट कर लूँगा। डी टी इधर ले गया और नॉर्मली इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, कह रहे हैं एक तो पार्टिकल रेस से स्टार्ट कर दे और बोल रहे हैं वेलोसिटी कितनी होगी, तो 0 से v तक और टाइम 0 से 2t तक करना है इंटीग्रेशन में, 0 से 2t टाइम तक इंटीग्रेट करना है। ओके, ये तो v हो गया, दिस इज F0 बाय m। यहाँ इंटीग्रेशन खेलते हैं तो dt का इंटीग्रेशन t और इसका क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी और वही पावर डिवाइड हो जाएगी। इंटीग्रेशन में तो यही होता है, और 0 से 2 टाइम्स कैपिटल T तक। ठीक लग रहा है मुझे तो। अभी आगे देखते हैं बच्चों, है ना, नोट कर लीजिए यहाँ तक प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, v है F0 बाय m। देखिए अपर लिमिट पुट करते हैं 2t माइनस स्मॉल t की जगह भी 2t पुट करते हैं, तो 2t माइनस t का क्यूब बाय 3t स्क्वायर माइनस 0 और फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 माइनस t का होल क्यूब बाय 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है ना बच्चों। चेक कर लेते हैं एक बार, हम रुक जाइए, एक बार ध्यान से पुट कर लेते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने पुट कर लिया स्मॉल टी की जगह 2t, स्मॉल टी की जगह 2t, फिर हमने इधर माइनस साइन लगाया, फिर हमने स्मॉल टी की जगह 0 पुट करा और स्मॉल टी की जगह 0 पुट किया। ठीक है, हाँ, ठीक है बच्चों, है ना, बिल्कुल सही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है v आपका F0 बाय m इंटू 2t और ये आ रहा है आपका माइनस टी क्यूब बाय 3t स्क्वायर, तो माइनस t बाय 3 लग रहा है मुझे तो ये। हाँ ठीक है, माइनस t बाय 3 लग रहा है बच्चों, है ना। हाँ सही है। उसके बाद में ये आएगा आपका एक बार माइनस, ठीक है, और ठीक है, फिर माइनस और फिर माइनस, तो 3 माइनस आ रहे हैं यहाँ तो मुझे लग रहा है प्लस हो जाएगा, प्लस t बाय
नहीं माइनस 3 बार माइनस तो माइनस ही रहेगा ना बच्चों, तो माइनस 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 3 बार माइनस आ रहा है, ठीक है, क्यूब हो रहा है तो माइनस है, हाँ ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो 2t माइनस 2t/3, तो ये 4t/3 आ जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ से 4f0t/3m आएगी बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0 along x axis, a damping force is acting on the particle which is proportional to the square of the distance। तो फोर्स है ma और ये है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, सही है। द डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स इज, एक्सेलरेशन होगा माइनस अल्फा बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, ये होता है माइनस अल्फा बाई एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। v dv बराबर हो गया माइनस अल्फा बाई एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब ये क्या कह रहे हैं, v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 मान लीजिए, तब बोल रहे हैं कि पार्टिकल स्टॉप कब होगा, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब उस मोमेंट पे आप मान लीजिए डिस्टेंस को x, ठीक है, राइट। चलिए तो यहाँ पर v²/2 आ गया इंटीग्रेशन, और ये आ गया आपका v0 से 0 तक, और ये आ गया आपका माइनस अल्फा बाई एम और x² का इंटीग्रेशन x³ और 0 से x तक, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस v0² 2, ये आ जाएगा माइनस अल्फा x³/3m, ये उड़ा दीजिए, यहाँ से v0², हमें x निकालना है ना, हाँ डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 3m v0² 2 अल्फ़ा x³ के बराबर है, तो यहाँ से x क्या होगा 3m v0² 2 अल्फ़ा का क्यूब रूट, 3m v0² 2 अल्फ़ा का क्यूब रूट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आ रहता है बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, 2025 का क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है, मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2। तो कोई बॉडी का मास m है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, चलिए हम ब्लॉक मान लेते हैं, उसका मास m है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और उसे 2 धागों से आपने सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग। तो ये एंगल θ1 है यहाँ पर, ये एंगल यहाँ पर θ2 है, ठीक है। टेंशन T1 और T2 है, ठीक है, इसमें टेंशन T1 है बच्चों, तो और इसमें आप टेंशन को T2 एज्यूम कर लीजिए बच्चों, है ना। तो अगर ये θ1 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, है ना, ये हो गया 90 माइनस θ1, और ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस θ2, सही है। अब अगर आप टेंशन को डिसॉल्व करेंगे, बोल क्या रखा है वैसे, T1 √3 T2 है, तो θ1 और θ2 एंगल्स कितने होंगे ये पूछा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका T1 cos 90 माइनस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा T1 cos थीटा, और ये आ जाएगा आपका T1 साइन थीटा, ठीक है, हाँ सही तो है। देखिए ये T1 cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये T1 साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, सही है बच्चों, बिल्कुल, है ना। ये हो जाएगा आपका T2, इसको θ1 ले लीजिए, ये हो जाएगा T2 साइन θ2, और ये हो जाएगा T2 कॉस θ2, परफेक्ट है बच्चों। यहाँ अब देख लीजिए ना, ये θ1 है, ये भी θ1 होगा ना फिर ऑल्टरनेट एंगल पे, तो ये कॉस हो जाएगा, ये साइन, सही है, ये भी θ2 होगा ऑल्टरनेट पे, सही है, परफेक्ट है। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम रखना है ना, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि T1 cos θ1 बराबर होना चाहिए T2 cos θ2 के, बट क्वेश्चन कह रहा है कि T1 √3 T2 के बराबर है, तो √3 T2 cos θ1 बराबर है T2 cos θ2 के, तो यहाँ से √3 टाइम्स cos θ1 बराबर है आपका cos θ2 के, ठीक है, तो √3 cos θ1 बराबर है cos θ2 के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब θ1 आपका 60 डिग्री हो और θ2 30 डिग्री हो। तो θ1 60 हो, यही आ रहा है ऑप्शन बस, और तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा बच्चों।
अगर θ1 को आप 60 लेंगे, है ना, तो √3/2 और θ2 को 30 लेंगे तो सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज आप उल्टा ले लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बस यहाँ से तो डी ऑप्शन मैच होता है और तो कुछ आ नहीं रहा। दूसरा क्वेश्चन आप T1 sin θ1 T2 sin θ2 को mg के बराबर रख दीजिए बच्चों, है ना, परफेक्ट है। आइए बच्चों देखते हैं अब ये सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। सवाल है कि अ हैवी आयरन बार जिसका वेट W है इज हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड अदर ऑन द शोल्डर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, वेट एक्सपीरियंस बाय द पर्सन क्या होगा। तो कुछ उस प्रकार का सवाल है कि मान लो कोई इंसान वेट उठा रहा है, हैवी बार है, ठीक है ना, और ये बार जो है ना, हम सीधा रॉड ही बना देते हैं इसको ना, सीधी एक लाइन, ये बार है, ठीक है। अब एक पर्सन इसे उठा रहा है, राइट, तो ये पर्सन बना लेते हैं, एक्सक्यूज मी, ये पर्सन इसे उठा रहा है, ठीक है, बेचारा, ठीक है। तो एनीवेज तो यहाँ ज़मीन से इसे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। R1 मान लेते हैं, पर्सन के शोल्डर से मिल रहा है, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है उसने, तो ये R2 मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ से कुछ वेट हैंग कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है, सॉरी हैंग नहीं गया, ये थीटा हो गया। अब आपसे पूछ रहे R2 कितना होगा, ये R2 ही होगा ना, पर्सन कितना वेट एक्सपीरियंस कर रहा है वो तो R2 ही होगा, ठीक है। पर्सन को थोड़ा उदास बना देते हैं क्योंकि आयरन बार कैरी कर रहा है बेचारा, ठीक है, करा देती है गरीबी बच्चों, है ना। ये लेंथ L/2, ये लेंथ भी L/2, तो ये हो गया आपका L/2 cos थीटा, और ये पूरी लेंथ हो जाएगी यहाँ से L cos थीटा। तो बच्चों अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ना टॉर्क 0 कर दीजिए इस पॉइंट के अबाउट। तो देख लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट उंगली रख के हिट करिए, फोर्स W और डिस्टेंस L/2 cos थीटा और क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो -W इंटू L/2 cos थीटा, यहाँ उंगली रख के हिट करिए, R2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और डिस्टेंस लेंगे आप परपेंडिकुलर L cos थीटा, तो ये प्लस R इंटू L cos थीटा, R मतलब R2, टोटल टॉर्क 0, है ना बच्चों। तो ये R2 इंटू L cos थीटा इज इक्वल टू WL/2 इंटू cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आ गया L से L कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो R2 यहाँ से W/2 के बराबर आ गया। R2 कितना आ गया, W/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहे हैं, देखिए, एज शोन इन द फिगर 70 kg का गार्डन रोलर है, इज पुश्ड विद द फोर्स ऑफ, पुशिंग फोर्स 200 न्यूटन है 30 डिग्री पे, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर इज, फ्रिक्शन तो है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो पूछा है, हाँ तो आसान है, फोर्स कितना है 200 न्यूटन, कॉम्पोनेंट्स बनाइए, तो ये 200 sin 30 हो जाएगा ना, 200 इंटू sin 30, और इसका वेट कितना था 70 kg का 700 न्यूटन। तो कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ इस पर, 700 + 100 800 एग्जर्ट हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 800 ही होगा ना बच्चों। देख लीजिए जेईई मेन में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, आसान सवाल था, 800 न्यूटन आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों। आगे क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, ब्लॉक का मास 200 ग्राम है, ओके, 0.2 kg हो गया, इज केप्ट स्टेशनरी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, बाय अप्लाइंग अ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स √x न्यूटन। तो x पूछा है, बेसिकली f कितना लगाना पड़ेगा। तो ये 0.2 kg है, तो उसका वेट एक्ट करेगा आपका 2 न्यूटन, है ना। तो वेट का कंपोनेंट बना लीजिए, तो ये भी 60 होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 60 और ये हो जाएगा 2 sin 60। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब अगर आपने फोर्स F लगाया है ऐसे, तो फोर्स के भी कंपोनेंट होंगे, है ना, ठीक है। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा, है ना, ये F है, तो ये आपका F cos 60 हो जाएगा। तो अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो बेसिकली 2 sin 60 यानी 2 इंटू √3/2 आपका F cos 60 यानी F/2 के बराबर है। यहाँ से F आ जाता है आपका 2√3, 2 को रूट के अंदर ले जाइए तो रूट के अंदर 3 इंटू 2 इंटू 2 √12 आ जाता है। क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि फोर्स √x है, जैसे कंपेयर करने पे x की वैल्यू 12 आ जाती है, कंपेयर करने पे x की वैल्यू 12 आ जाती है, x की वैल्यू ही निकालनी थी, x की वैल्यू 12 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 का जिसका आंसर जो है आपका 12 रहेगा, ठीक है ना। चलिए, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन आपका सवाल आ जाता है।
तो देखिए सवाल क्या है ये वाला। सवाल है कि एक 2 kg ब्रिक है, अच्छा 2 kg का ब्रिक है, जेई मेन का क्वेश्चन है, देखिए 2024, और देखिए कितना आसान है। एक 2 kg का ब्रिक है और बिगिंस टू स्लाइड ओवर अ सरफेस विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये ब्रिक स्लाइड करना तब शुरू करता है जब ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो जाता है। अगर ये इंक्लिनेशन 45 से कम हो जाता है तो ब्रिक स्लाइड नहीं करेगा, 45 डिग्री पे जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा है वो एक्चुअली में एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम इंक्लिनेशन है जिसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देता है। उसके बाद एंगल बढ़ाने पे ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाता है, उस एंगल तक वो इक्विलिब्रियम में रहता है, उससे कम एंगल पे नीचे स्लाइड नहीं करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला म्यू tan थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, तो यहाँ पर जो म्यू है वो 1 है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आसान सवाल है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम स्लाइड्स डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन। तो एक ब्लॉक का मास है कैपिटल एम और इट स्लाइड्स डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करने का मतलब है उस पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब हो गया mg sin थीटा जो है वो उस केस में यहाँ पर फ्रिक्शन के बराबर है। कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करने का यही मतलब है और कुछ नहीं है। द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर mg cos थीटा होता है। आप जानते ही हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये mg है, ये थीटा है, तो ये mg cos थीटा है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर mg cos थीटा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है यहाँ पर mg cos थीटा, और फ्रिक्शन आपका mg sin थीटा के बराबर है, और कॉन्टैक्ट फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है ना। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आएगा? तो यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा आपका अंडर रूट के अंदर नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा mg sin थीटा का स्क्वायर। तो ये तो रिजल्टेंट mg आ जाएगा बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन था यार, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत ही तगड़ा सवाल है आपका। सवाल देख लीजिए एक बार। ब्लॉक का मास स्मॉल है, 2021 जेईई मेन का सवाल है, तगड़ा सवाल है। ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, स्लाइड्स ऑन द वुडन वेज, ठीक है, विच इन टर्न स्लाइड्स बैकवर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मान लीजिए ये a1 एक्सेलरेशन से स्लाइड करता है और ये a2 से स्लाइड कर रहा है नीचे, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद मासेस दे रखे हैं, छोटे वाले का मास 8 किलो है, बड़े वाले का 16 किलो है। एज्यूम करो सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, तो आपको a2 बताना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज का मतलब है a2 कितना होगा ये बताना है आपको। हाँ, तो देखिए, तो ये आसान सवाल नहीं है, मामला बहुत पेचीदा है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस ब्लॉक पे मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ये मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन a2 है ना, डाउन द इंक्लाइन प्लेन a2 है, a2। तो पहले हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक अलोंग द इंक्लाइन। तो देखते हैं क्या होने वाला है छोटे वाले ब्लॉक के लिए, वो भी है ना। तो इसका वेट का कंपोनेंट mg sin 30 नीचे लगेगा, और इसका mg डाउनवर्ड है, और ये इसका mg स्मॉल mg cos 30 ऐसे लगेगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, a1 की वजह से इस पर सूडो फोर्स भी लगेगा, है ना। तो जो a1 है, जो ये a1 है, इसकी वजह से बच्चों इस पर सूडो फोर्स लगेगा। जो a1 है इस वजह से हम इस पर यहाँ पर सूडो लगा देते हैं ऐसे। सूडो क्या होगा हमारा? ma1, जिस पे सूडो लग रहा है उसका मास इंटू a1। सही है बच्चों। अब हम यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन को a2 कंसिडर कर लेते हैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इस वाले छोटे वाले ब्लॉक को। अब ma1 के कंपोनेंट्स के लिए पहले ये 30 है ना, तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये 60 है ना, तो 30 ये हो जाए, ये वाला एंगल 30 आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एंगल बनाएं, इसको ma1 को रिजॉल्व करें, तो ये आएगा आपका ma1 sin 30, है ना, 30 60 30 60, सही तो है। और ये आएगा आपका ma1 cos 30। ठीक है बच्चों,
परफेक्ट है। अब आप देखिए डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या फोर्स लग रहा है। तो हमने देखा अगर ये इधर जा रहा है तो इस पर सूडो ऐसे लगेगा, और हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला डाउन द इंक्लाइन प्लेन फोर्स क्या है, एम जी साइन 30 को 1/2 ले लिया है ना, और उसका प्लस एम ए वन कॉस 30 को √3/2 ले लिया, और ये बराबर होगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन के डाउन द इंक्लाइन प्लेन। छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, एम उड़ा दीजिए यहाँ से, तो ये जी प्लस A1 √3 इज इक्वल टू 2A2, ये आपका एक इक्वेशन बन गई। अच्छा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन देखिए, अब नॉर्मल रिएक्शन प्लस MA1 साइन 30 1/2 होता है, और ये बराबर हो जाएगा mg cos 30 यानी √3/2 के। सही है बच्चों, है ना। अच्छा तो ये आ गया आपका दूसरी इक्वेशन, ठीक है नो प्रॉब्लम, इसको दूसरी इक्वेशन लेने देते हैं। अब हमें चाहिए बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए देखिए मैं एक बार ये वाला सारा पार्ट इरेज कर रहा हूँ बच्चों, उसके बाद देख लेते हैं क्या कहानी है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन बड़े वाले वेज के लिए देखते हैं, इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का कुछ कॉम्पोनेंट होगा, ये 30 है तो ये 30, तो ये 60 हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कॉम्पोनेंट n cos 60 होगा जो इस वेज को एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो n cos 60 की वजह से इस पर एक्सेलरेशन आ रहा होगा जो कि MA1 के बराबर है ना। हाँ सही है। और अब यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं, n/2 कैपिटल M है आपका 16 × A1, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है 32A1 बच्चों। हाँ तो नॉर्मल रिएक्शन 32A1 है। आप ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए एक बार, ये वाला नीचे वाली 2 लाइनें मैं इरेज करने वाला हूँ, है ना। देखिए तो 32A1 पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन की जगह 32A1 और M की जगह 8 ले लेता हूँ, 8 ही था, 8A1/2 तो 4A1 हो जाएगा। तो 4A1 इज इक्वल टू 8, जी की जगह जी रहने दो, इंटू √3, तो 8/2 तो 4 ही हो गया, 4G इंटू तो ये 4 × G इंटू √3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 36A1 आ गया। निकालना क्या है हमें तो A2 निकालना है। तो 36A1 इज इक्वल टू 4 √3 इंटू G। सही है। अच्छा अब आप यहाँ पर A1 की वैल्यू डाल दीजिए तो A2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 36 तो G प्लस A1 की जगह है 4 √3 इंटू G अपॉन 36, फिर से A1 है, फिर से A1 नहीं, A1 की वैल्यू तो ये 4 √3 अपॉन 36, एक √3 और है, इज इक्वल टू 2A2। सही है बच्चों। हाँ अब क्या आ रहा है इसे सॉल्व देखिए, ये आ जाएगा आपका 4 × 3 12G/3, तो G प्लस G/3 इज इक्वल टू 2A2, तो 4G/3 2A2, तो यहाँ से A2 आ रहा है आपका 2G/3। बच्चों ये A2 ही निकालना था, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वेज ब्लॉक कैसे जा रहा है, तो A2 हमने लिया था 2G/3। तो तगड़ा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था शो स्टॉपर टाइप, है ना। चलिए इसके बाद फिर हमने स्टार्ट भी कर दिया मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 एंड M2। ठीक है, तो वही है, स्ट्रिंग है भाई, एक पुली है इधर, हाँ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 एंड M2। M2 बड़ा है M1 से, अच्छी बात है भाई, M2 बड़ा है M1 से। अच्छा अब क्या करना है, अब इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज G/√, ये कर लीजिएगा यार आप। एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन होता है M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू G, और ये है G/√2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, M1/M2 निकालना है। M2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस M1/M2, 1 प्लस M1/M2। ठीक है बच्चों, G, अब यहाँ G से G उड़ा दीजिए, M1/M2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा यार यहाँ से, इसकी वैल्यू M1/M2 की निकाल लीजिएगा, इसको x लेकर के x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और देख लीजिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, और कमेंट्स में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ABCD में से क्या है बच्चों। आपके हिस्से का काम रहेगा। करना क्या है आपको समझ आ गया, 1/√2 1 माइनस अल्फ़ा बाय 1 प्लस अल्फ़ा। आपको बेसिकली अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है कि क्या आ रही है। ठीक है, उसमें √2 ही आएगा, √2 के अलावा तो कुछ आ नहीं सकता, तो ऑप्शन तो यही आएगा, √2 √3 √5 कहाँ से आ जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछता है हमसे। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइन प्लेन
टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर प्लेस्ड, ठीक है, द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग passes over an ideal pulley as shown. The coefficient of friction between the surface of the plane and the block 0.25 है. स्मॉल m की वैल्यू बतानी है जिससे कि लिए 10 kg का मास नीचे जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से. इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर a है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर को a है, ठीक है. तो इसको खींचने वाला फोर्स है mg sin 53 और इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे म्यू mg cos 53, ठीक है ना बच्चों. फ्रिक्शन ही लग रहा होगा, है ना, ये फ्रिक्शन ही है. अच्छा ठीक है, F1 मान लीजिए फ्रिक्शन. इधर देखिए ये अगर ऊपर जा रहा है तो इसका ये वेट इधर लग रहा होगा mg sin 37 और इसका फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन F2 मान लो म्यू mg cos 37, ठीक है बच्चों. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. तो एक्सेलरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स क्या है, mg sin 53 खींच रहा है, बाकी जो सब उसे रोक ही रहे हैं. तो mg sin 53, कैपिटल mg sin 53 माइनस का ये नीचे जा रहा है ना, हाँ ठीक है, माइनस का F1 फ्रिक्शन, माइनस में F2 फ्रिक्शन और माइनस में mg sin 37 और डिवाइडेड बाय टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m बच्चों. तो मुझे लगता है कि आप ये सवाल कर लेंगे. म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1/4 पुट कर दीजिएगा. साइन 53 की वैल्यू आपकी 4/5 होती. चलिए मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, बाकी मैं फिर छोड़ दूंगा आपके हिस्से के लिए. 2 है, कैपिटल M है 10 kg, तो 10 इंटू GB 10 साइन 53 4/5 होता है. चलिए ये तो आ गया. माइनस F1 कितना है, म्यू मतलब फ्रिक्शन 1/4 है, कैपिटल M 10 है, स्मॉल g भी 10 है और cos 53 3/5 होता है. सही है भाई, बिल्कुल सही है. ये डायग्राम में जो मैंने डेटा लिखा हुआ है उसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. अब आ रहा है आपका F2 माइनस, ओहो मैंने क्यों इरेज किया, F2 नीचे आ रहा था, कितना आ रहा था, म्यू 1/4, स्मॉल m हमें निकालना है, g 10 है और cos 37 4/5 होता है, म्यू mg cos थीटा, है ना. उसके बाद mg sin 37 के लिए माइनस में m इंटू जी 10 इंटू साइन 37 3/5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस स्मॉल m बच्चों, ठीक है. ये आपके हिस्से का काम रहेगा बच्चों. यहाँ पर आपको सारा का सारा वेरिएबल पता है, बट एक स्मॉल m अननोन है आपके लिए. कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखिएगा, ABCD में से क्या आंसर है, ठीक है. करिएगा कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ी भी नहीं है कैलकुलेशन, खास ठीक है. चलिए आइए ये वाला सवाल करते हैं. वाल को all surfaces shown in figure are assumed to be frictionless and the pulleys and string are light. The acceleration of the block of mass 2 kg कितना होगा. तो ठीक है, ये कितना होगा, mg sin 30, तो mg मतलब 20, sin 30 मतलब 1/2. सही तो है. इसका टेंशन यहाँ पर टेंशन T, यहाँ टेंशन T, ये सीधा ही है ना, दिख नहीं रहा बट सीधा ही है, 2T. इसका वेट 40. अगर टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन हाफ होगा. याद रखिए टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसे कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क भी कहते हैं ना. तो अगर टेंशन T है तो एक्सेलरेशन इसका A है, तो इसका A/2 होगा, टेंशन डबल है. तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन हम ऊपर ले लेते हैं. चलिए इसको मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, है ना, हाँ, और ये मान लीजिए नीचे जा रहा है A/2 से. सही है ना बच्चों, क्योंकि टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन आधा होगा. अच्छा तो इक्वेशन बना लीजिए, कर दीजिएगा. तो T माइनस 10 इज इक्वल टू 2A, ये इक्वेशन 1 है. दूसरा 40 माइनस 2T इज इक्वल टू 4 इंटू में A/2, इक्वेशन 2 हो गई. निकालना क्या है हमें, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, वो भी 2 kg वाले का, तो यानी A निकालना है बेसिकली. तो T की वैल्यू डाल दीजिए इधर, 40 माइनस 2 टाइम्स T की जगह 10 प्लस 2A इज इक्वल टू 2A. तो 40 माइनस 20 माइनस 4A इज इक्वल टू 2A. तो 20 इज इक्वल टू 6A. तो एक्सेलरेशन 10/3 को एक्चुअली में आप G/3 बोलेंगे ना बच्चों, है ना. तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा. आइए बच्चों देखते हैं, ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. आ जाइए. अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास स्मॉल m, चेन का मास स्मॉल m है, लेंथ L है, passes over a massless and frictionless pulley, it is released from rest. ठीक है,
with a part of its length L hanging on one side and capital L minus small l on the other side. ठीक है, at a certain point of time small l जो है वो total length का L by x है. ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द चेन g by 2 है, तो x की वैल्यू बतानी है. तो मान लेते हैं इस साइड ज़्यादा है, ये एक्सेलरेशन मान लो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास. एक्सेलरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. अब उस साइड का मास कितना होगा, उस साइड का मास होगा लीनियर मास डेंसिटी इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, उधर का मास माइनस इधर का है ना इंटू जी, तो वेट हो गया है ना, इधर माइनस इधर का वेट, तो लैम्डा एल इंटू जी इधर का वेट डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या होगा, लैम्डा इंटू कैपिटल एल. सही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से g by 2 है. ठीक है, तो लैम्डा से लैम्डा उड़ ही जाएगा यहाँ पर, लैम्डा 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 उड़ गया. लैम्डा था लीनियर मास डेंसिटी, और कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल और माइनस स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, जी से जी उड़ ही चुका है, 1/2 आ चुका है ना. सही है बच्चों. अब आगे देखिए फर्दर कैलकुलेशंस क्या कहती हैं. फर्दर कैलकुलेशंस कह रही हैं कि ये बराबर होगा कैपिटल एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल एल माइनस 2L माइनस 2L. ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका स्मॉल एल कैपिटल एल बाय 4, बट इन्होंने बोला था ये कैपिटल एल बाय एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू 4 आ गई बच्चों, है ना, 4 आ गई. तो क्या था, हमने क्या किया, इस साइड का वेट कितना होगा बताओ, इस साइड वाला वेट कितना होगा, तो लीनियर मास डेंसिटी इंटू इतनी लेंथ करोगे तो ये वेट आ जाएगा, माइनस ये वाला वेट करो कितना होगा, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू जी भी करना है ना वेट के लिए, तो इंटू जी, तो ये वाला वेट माइनस ये वाला वेट, नेट पुलिंग फोर्स आ गया अपॉन टोटल मास, तो पूरी चेन का मास आ ही जाएगा बच्चों, है ना. आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अब आगे हमारा स्प्रिंग फोर्स के सवाल है ना बच्चों. चलिए चलिए बच्चों, अब अगला टॉपिक करने वाले हैं हम लॉज ऑफ मोशन के जेई सेलेक्टेड PYQs के अंदर स्प्रिंग फोर्स. तो चलिए फिर स्प्रिंग फोर्स देखते हैं. स्प्रिंग फोर्स पे हमने कुछ सवाल लिए हैं, इसके बाद फ्रिक्शन है, फिर इम्पल्स मोमेंटम है. आ जाइए, सवाल देखिए क्या है इसमें. सवाल है बालकों कि दो मासेज A और B हैं, 2 मासेज A एंड B, दोनों का मास m है, फिक्स टुगेदर बाय अ मासलेस स्प्रिंग. अ फोर्स कैपिटल F एक्ट्स ऑन B मास एज शोन इन द फिगर. ठीक है, इफ द मास A स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम B विद एक्सेलरेशन A, तो बेसिकली जो मास A है वो इधर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ मास B क्या होगा. तो यहाँ पर अगर हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो सही रहेगा. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मास ऑफ ब्लॉक A एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A मास ऑफ ब्लॉक B एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक A प्लस मास ऑफ ब्लॉक B. ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों का मास. आई होप आप समझे, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब अगर आप देखना चाहें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल फोर्स F है और टोटल मास है 2m, तो F अपॉन 2m होगा ना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. आप दोनों बॉडी को क्लब करके एक सिंगल बॉडी मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला F अपॉन 2m आएगा. अब मास कैपिटल M, उसका एक्सेलरेशन A, ब्लॉक B का मास AM एक्सेलरेशन B अपॉन फिर से m प्लस m को 2m बोलेंगे. हाँ ठीक है, 2m से 2m उड़ा दीजिए, 2m से 2m उड़ा दीजिए. अब ये आ जाएगा आपका F अपॉन m, ये आ जाएगा आपका कैपिटल F अपॉन कैपिटल M एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B. तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B F बाय m माइनस A, है ना. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B आएगा F माइनस ma डिवाइडेड बाय m बच्चों, कैपिटल F माइनस ma डिवाइडेड बाय m. तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना. आ जाइए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये भी इजी सवाल है. देखिए वर्केंजी पार में भी दिखेगा आपको, SHM के अंदर भी दिखेगा, लॉज ऑफ मोशन में भी दिखेगा, है ना. सवाल है, तो एक स्प्रिंग है जिसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ L है, तो एक स्प्रिंग है जिसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ L है. ठीक है, अब आपने उसका फोर्स कांस्टेंट K है, आपने उसके टोटे टोटे कर लिए, आपने उसके टोटे टोटे कर दिए और दो पार्ट में उसे तोड़ दिया, एक लेंथ L1 और एक लेंथ L2 में आपने उसे तोड़ दिया. अब ठीक है, L1 जो है वो n टाइम्स है L2 के, वो कुछ भी हो सकता है n, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.
तो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 का रेशियो बताना है। तो याद रखिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। तो K1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L1 के, K2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंडीड L2 के। तो यहाँ से अगर हमें K1 अपॉन K2 का रेशियो निकालना हो तो ये सॉल्व करके L2 अपॉन L1 आएगा, और L1 क्योंकि n टाइम्स ऑफ L2 है तो L2 अपॉन n टाइम्स ऑफ L2, तो रेशियो मेरे हिसाब से 1 अपॉन n आएगा बच्चों, है ना। K1 अपॉन K2 1 अपॉन n आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक ब्लॉक ऑफ मास m कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ कैपिटल M बाय अ स्प्रिंग। तो एक ब्लॉक कैपिटल M है और स्प्रिंग के साथ एक स्मॉल m ब्लॉक अटैच्ड है, समझ आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है। द ब्लॉक आर केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, तो टेबल पे रख दीजिए दोनों ब्लॉक्स को, ठीक है। इनिशियली आर एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, देन अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। तो यहाँ पर एक फोर्स कैपिटल F लग रहा है, ठीक है। टू पुल इट फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। तो देख लीजिए आप तो बेसिकली आप एक्सेलरेशन मान लीजिए दोनों शुरू में दोनों जो है वो साथ में जा रहे हैं, ठीक है, राइट। जब स्प्रिंग खिंच के आए तो दोनों जितना स्प्रिंग खिंच सकता है अगर उतना खिंच के आए तो दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे, है ना। तो शुरू में तो नहीं जाएंगे बट जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा तब दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन टोटल मास। अब जो ये स्प्रिंग फोर्स होगा ये इसे खींच रहा होगा Fs स्प्रिंग फोर्स, और ये उसी की वजह से A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स पीछे वाले ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन रहेगा, स्मॉल m इंटू F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यही पूछा है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M टू पुल इट। किस पे फोर्स लग रहा था, कांस्टेंट फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M टू पुल इट, फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है, बिल्कुल सही किया है, स्मॉल m पे निकालना था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन टाइप आ जाता है बच्चों फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे बहुत ही लाजवाब सवाल दिखेंगे आपको जेईई मेन के PYQs के अंदर, आइए डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये आपको पता ही है, इस क्वेश्चन से आप सब फैमिलियर होंगे। इसमें बोल देते हैं कि रफ इंक्लाइन प्लेन पे जितना टाइम लग रहा है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का डबल लग रहा है, तो म्यू बताओ। 2025 में सवाल आया था, नीट 2025 में सवाल आया था, और वैल्यूज चेंज कर करके बहुत बार ये सवाल देखा गया है मार्केट में, है ना। अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन दी आइडेंटिकल परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन। तो देख लीजिए एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बनाइए, थीटा 45 डिग्री ले लीजिए, थीटा को थीटा रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और ये लेंथ L मान लीजिए, एक्सेलरेशन A मान लीजिए, और वैसे G साइन थीटा है। तो आप जानते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ से जो लेंथ है वो हाफ AT स्क्वायर आ जाएगी, हाफ इंटू G साइन थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने पे डाउन द इंक्लाइन प्लेन टाइम लगता है √2L अपॉन G साइन थीटा। तो स्लाइडिंग डाउन दी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का टाइम है √2L बाई G साइन थीटा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के नीचे स्लाइड करने का टाइम है √2L बाई G साइन थीटा। रफ इंक्लाइन प्लेन पे देखिए, रफ इंक्लाइन प्लेन पे टाइम आ जाएगा √2L बाय एक्सेलरेशन रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए होगा जो डाउन दी रफ इंक्लाइन प्लेन। अब आप ये बात जानते हैं कि रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए डाउन दी इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ब्लॉक का तो G साइन थीटा नीचे लगेगा, है ना, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी कॉस थीटा, एक्सेलरेशन देख रहे हैं ना A डैश mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा को मास से डिवाइड करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन आ जाता है G साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, है ना। तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे जो स्लाइड करने का टाइम होगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन वो होगा √2L अपॉन G साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स G कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का टाइम n टाइम्स है जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का टाइम है उसका म्यू निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए थीटा 45 डिग्री है यहाँ पर, तो जो रफ इंक्लाइन प्लेन पे टाइम है
वो n टाइम्स है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का, तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का टाइम हो जाएगा √2l डिवाइडेड बाय g और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे टाइम है √2l डिवाइडेड बाय g साइन थीटा। सही है बच्चों, परफेक्ट है। जी से जी कैंसिल कर दीजिए, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि थीटा 45 पे साइन 45 कॉस 45 इक्वली होता है। तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस म्यू, यहाँ पर n के बराबर है, ठीक है। ये उड़ा देते हैं यहाँ से, उसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, उसके बाद हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस म्यू यहाँ पर n स्क्वायर के बराबर है, तो 1 माइनस म्यू यहाँ पर 1 अपॉन n स्क्वायर के बराबर है, तो म्यू यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बच्चों, म्यू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर है। नीट 2025 में सवाल आया था, जो सबसे बदनाम पेपर है दुनिया मार्केट का, उसमें n को 2 दे रखा था, तो म्यू की वैल्यू वहाँ पर 3/4 आ गई थी। ठीक है, आ जाइए, 1 माइनस 1/n स्क्वायर आंसर रहेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, थोड़े एनएलएम वगैरह के जो मैंने ये क्वेश्चंस ढूंढे हैं वो 40 क्वेश्चन लिए हैं। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जेई सेलेक्टेड के 40 क्वेश्चन, और मैंने जनवरी सेशन के भी कराए हैं, आपको क्वेश्चन 15 के आसपास होंगे। 55 क्वेश्चन आपको सुपर डुपर रिविजन दे सकते हैं। मतलब आप अंत में अपने नोट्स रिवाइज करके इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपका एक बार को कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हैंड पिक्ड क्वेश्चन हैं, यहाँ रैंडमली नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, जो टीचर पढ़ाता है वो पेपर नहीं बनाता, पेपर बनाते हैं कंप्यूटर पे बैठने वाले अलग लोग। ब्लॉक का मास m है, इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू x²/4, है ना। तो x² इज इक्वल टू 4y कुछ पैराबोला बन गया। ठीक है, ऐसा पैराबोला है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज। तो इस पर आप एक ब्लॉक रखना चाहते हैं ऐसे, और आप चाहते हैं कि ब्लॉक स्लिप ना करे, तो तब तक ब्लॉक रख सकते हैं जब तक ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज तक पहुंचेगा। एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा एंगल बन जाएगा तो ये ब्लॉक गिर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब ये tan थीटा होता क्या है, कर्व के लिए tan थीटा का क्या मतलब है, dy/dx। कर्व के लिए tan थीटा का मतलब है dy/dx, और dy/dx x²/4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x/4, यानी कितना होगा, x/2। ठीक है, और आप जानते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज अगर थीटा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू tan थीटा के बराबर होता है। तो यही tan थीटा म्यू के भी बराबर है, और म्यू कितना है क्वेश्चन के अंदर, 0.5 ही है। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन में x नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड। तो अगर ये पॉइंट x, y है, तो अगर ये x हो गया कोऑर्डिनेट और ये y हो गया, तो आपसे y की वैल्यू पूछी है। तो कर्व के अंदर y इक्वल टू x²/4 के अंदर x को 1 पुट करेंगे, तो y यहाँ से 1/4 आ जाएगा। सुपर ब्यूटीफुल सवाल है बच्चों, सुपर इंपॉर्टेंट। और आपने सोल्यूशन देखा कि कितना प्रिसाइज सोल्यूशन करने की हमने कोशिश करी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है जेई के अंदर कि भाई एक बीड है, ऐसे बोलते हैं कि एक पैराबोलिक सा कर्व है, ठीक है, और वो कहते हैं ऐसे एक्सेलरेशन ए से हम उसको भगा रहे हैं। इसके अंदर एक बीड है, बीड मोती, वो कह रहे हैं मोती स्लाइड करके पीछे चला जाएगा। तो फिर पूछते हैं कि बताओ किस कोऑर्डिनेट तक चला जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन आपको पता है इंक्लाइन प्लेन पे एक जगह पर रोकना है, तो एक्सेलरेशन जी tan थीटा होता है, और tan थीटा कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आ गया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में पहले भी आया हुआ है, तो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। मेन में नहीं, शायद एडवांस में आया है वो तो। ठीक है, तब अलग ज़माना था, अब अलग ज़माना है ना। चलिए आ जाइए 2727 देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, एज शोन इन द फिगर, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force capital F acting at an angle of 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल पे फोर्स एक्ट कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है। द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव विद द वैल्यू ऑफ एफ कितना होगा। तो ठीक है, आपको पता है कि ब्लॉक विल बी ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, टेंड्स टू मूव की कंडीशन तब होती है जब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बराबर हो जाए। अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़रा सा भी ज़्यादा होगा तो बॉडी मूव करने लग जाएगी, जब मूव करने लग जाएगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक एक्ट करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आइए खेलते हैं। तो ये वाला कॉम्पोनेंट f sin 30 यानी f/2 होगा, ये वाला कॉम्पोनेंट f cos 30 यानी √3 f/2 होगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, और mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25, ठीक है। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अब सुनिए, ब्लॉक विल बी ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग जब √3f/2, जब √3f/2 स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। बस यही कंडीशन होती है। म्यू एस mg नहीं होता फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है फ्रिक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन और f/2 दोनों मिलके, नॉर्मल रिएक्शन और f/2 दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है mg माइनस का f/2। तो ये √3f/2 इज इक्वल टू म्यू एस है आपका 1/4 और ये है mg माइनस f/2। सही है बच्चों, परफेक्ट है। कैपिटल M 10 किलो था, तो देखिए ये 1.73 डिवाइडेड बाई 2 0.86 हो जाएगा। 0.86 f इज इक्वल टू mg/4। mg कितना है 100, तो ये 100/4 माइनस f/8 होता है 0.125 या 0.12 इंटू एफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.86 प्लस 0.12 इंटू एफ इज इक्वल टू 25, ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा आपका 0.98, तो f हो जाएगा 25/0.98, मतलब 25 से बहुत ही ज़रा सा ज़्यादा। इनफैक्ट 25 के आसपास ही आना चाहिए आंसर। इनफैक्ट आप 25 ही ले लो, 25.2 ही आंसर है। अप्रॉक्सीमेटली 25.2 न्यूटन ही आंसर रहेगा बच्चों, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर है। 2 kg block is pushed against the vertical wall by applying a horizontal force of 50 Newton. The coefficient of static friction with the block 0.5 है। A force capital F is also applied on the block vertically upward. The maximum value of capital F आप कितना लगा सकते हैं जिससे कि ब्लॉक मूव ना करे ऊपर की ओर, ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड, ठीक है। तो सुनिए, पहले तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, नॉर्मल रिएक्शन 50 आएगा, सही है। अब आप चाहते हैं कि कैपिटल एफ, एक होता है कि कैपिटल एफ मिनिमम कितना लगाएं कि नीचे मूव ना करे, तो उस केस में फ्रिक्शन ऊपर ही एक्ट करेगा, है ना। अब बोल रहे हैं कि ऊपर ना मूव करे उसके लिए कितना लगाएं, तो बेसिकली फ्रिक्शन नीचे एक्ट करना चाहिए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना कैपिटल एफ लगाएं कि वो ऊपर ना मूव करे, तो फ्रिक्शन को अपोजिट एक्ट करना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस कितना है 0.5, नॉर्मल एक्शन कितना है 50, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा 25। और इसका वेट कितना है 2 किलो के ब्लॉक का बच्चों, 2 किलो के ब्लॉक का वेट है 20, तो अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा 20 प्लस 25 45 न्यूटन आंसर रहेगा बच्चों, है ना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो एनएलएम के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बस आपको क्लिक करना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप भटक गए तो फिर भटक गए। अ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स जिसका मास 2 किलो और 8 किलो है, तो इसका मास 2 किलो है और इसका मास 8 किलो है, ठीक है। प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल दिख रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स 0.5 है। दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.5 है, ठीक है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स जो अप्लाई करा जा सकता है कैपिटल एम पे, जिससे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, तो ठीक है। दोनों ब्लॉक्स मान लो साथ में मूव करते हैं, तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। तो ए एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब आप ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, अगर 2 किलो वाले को, तो 2 किलो वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और सिर्फ इस पे एक्ट करने वाला फ्रिक्शन ही इसे आगे ले जा सकता है, तो म्यू एम जी ही एम ए के बराबर है। ऊपर वाले ब्लॉक पे भाई फ्रिक्शन जो है ना दोनों ब्लॉक के बीच में, वो नीचे वाले ब्लॉक के लिए तो ऐसे एक्ट करेगा, बट ऊपर वाले को तो एक्सेलरेट वही कराएगा ना, है ना। आपने देखा वो आया भी था कि प्लेटफॉर्म का कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है कि जब तक ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म पे स्लिप ना करे। नीट लीक्ड पेपर 2026, तो 2026 का लीक्ड पेपर है जो बेरहमी से बेच दिया गया, ठीक है। वो उस पेपर में आया था, ये ए इक्वल टू म्यू जी, है ना, वहाँ आया था। तो एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये तो सालों साल से चले आ रही है प्रक्रिया बच्चों। मैंने 2024 दिया था मौज के लिए, एडमिशन लेने के लिए नहीं, तो मेरे 605 नंबर आए थे, कट ऑफ गई थी 658। तो मैं तो उसी समय सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या पढ़ लिया लोगों ने कि 658 नंबर पे कट ऑफ जा रही है। तो मैं उसी समय समझ गया था कि ये तो बहुत बड़ा लोचा चल ही रहा है, बट वही है कि हमारी कौन सुनेगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू जी, ठीक है। और उस साल तो मुझे कुछ कोचिंग्स पे भी शक था। एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर है, तो म्यू कितना है 0.5, जी कितना है 10,
और वैसे एक्सेलरेशन आप F/10 बोल ही चुके हो, तो यहाँ से F कितना आ जाता है आपका 50 न्यूटन। हमने G10 लिया है, वैसे 49 लिया होगा इन्होंने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3030 है ना। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स 0.5 है, दिख रहा है, टेबल स्मूथ है, बहुत बढ़िया। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक्स टुगेदर, तो ठीक है। फोर्स एक्सेलरेशन कितना होगा, देखिए इनका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, कैपिटल F/3 है ना। और ये एक्सेलरेशन होना कितना चाहिए ऊपर वाले ब्लॉक को साथ में मूव कराने के लिए, म्यू जी है ना। और क्या है, म्यू है 0.5 इंटू जी है 10, तो ये आ गया फोर्स आपका 15 न्यूटन है ना बच्चों। कितना आसान सवाल था, आप देख लीजिए। एक्सेलरेशन दोनों का कंबाइंड F बाय टोटल मास, और एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक को साथ में ले जाने के लिए म्यू जी होता है, बात खत्म हो गई। ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन लेना है। कितना प्यारे प्यारे सोल्यूशन है बच्चों, बात ही खत्म है ना। आइए अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 31 भी फ्रिक्शन का ही क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, अभी तो और बचे हैं फ्रिक्शन के क्वेश्चन। चलिए, तो अ बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the body and the plane is root x by 5. If the time of ascent is half of the time of descent, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं एक बार ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन है रूट x बाई 5। इफ द टाइम ऑफ एसेंट हाफ है टाइम ऑफ डिसेंट का, तो x कितना होगा। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया, वो तो बस न्यूमेरिकल आंसर बनाने के लिए, वो इंटीजर टाइप आंसर बनाने के लिए इसको रूट x बाई 5 लिखा है, ठीक है। आ जाइए, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने उसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये एल लेंथ है। अब ये एसेंट का टाइम, अब अच्छा इस केस में क्या होगा, ये एम जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा और फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मतलब बेसिकली नेगेटिव ऑफ जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा होगा। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो टाइम का फॉर्मूला वैसे लगाएं तो ये होगा अंडर रूट में 2L बाय टाइम ऑफ एसेंट होगा अंडर रूट 2L बाय एक्सेलरेशन ए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है, परफेक्ट है। अब अंडर रूट 2L बाय ये टाइम ऑफ एसेंट होता है आपका जी साइन थीटा प्लस म्यू जी एक्सेलरेशन होगा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। अगर बात करोगे डिसेंट की ना, तो डिसेंट के टाइम पे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा, ये डिसेंट के टाइम पे होगा, ठीक है। एसेंट हमने कर लिया। अब डिसेंट के टाइम पे क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा अंडर रूट में 2L डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये टाइम ऑफ डिसेंट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम ऑफ एसेंट हाफ है टाइम ऑफ डिसेंट का, तो टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, यानी इधर 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है, तो 2 टाइम्स अंडर रूट में वॉट एवर क्या है ये 2L अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2L अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के, ठीक है बच्चों, राइट। अब यहाँ पर काटा पीटी कर लीजिए, 2L से 2L उड़ा दीजिए, G से G उड़ा दीजिए, ठीक है। थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर लीजिए, लपेटते हैं आगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए। अब क्या आ रहा है देखिए, तो अब हमने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के बाद में इधर 2 की जगह तो 4 आ गया और नीचे आ गया साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30, और यहाँ भी आ गया 1 अपॉन साइन 30 माइनस म्यू इंटू कॉस 30। सही है बच्चों, तो 2 2 2 2 उड़ा दीजिए, 2 2 2 2 उड़ा दीजिए, तो 4 इंटू 1 माइनस रूट 3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 म्यू। सही है बच्चों। अब 4 माइनस 4 रूट 3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 म्यू, तो 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू
5√3 म्यू। ठीक है, यहाँ से म्यू क्या आ रहा है बच्चों, म्यू आ रहा है आपका √3/5। अब x की जगह √x/5 रहेगा तो यहाँ से x की वैल्यू 3 है बच्चों, x की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बुरा क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन 25 में तो आया ही हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा हटके क्वेश्चन था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 हमारा 32 भी जेईई मेन का प्रीवियस ईयर है 2021 का आपका। स्टील ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, स्टील ब्लॉक का मास 10 किलो है, ठीक है, इज रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन, तो 10 kg का ब्लॉक फ्लोर पे रखा है। व्हेन 3 आयरन सिलेंडर्स आर केप्ट ऑन इट एज शोन, द ब्लॉक एंड सिलेंडर्स गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, तो नीचे जा रहे हैं 0.2 से लिखा हुआ है। द नॉर्मल रिएक्शन आर गिवन बाय द फ्लोर इफ द मास ऑफ आयरन सिलेंडर्स, तीनों आयरन सिलेंडर का मास 20 किलो है। अच्छा बस, तो नॉर्मल रिएक्शन पूछा है तो आसान है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन पूछा है आपसे, यहाँ से पूछा है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो टोटल वेट कितना है 700 न्यूटन माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 70 इंटू ए कितना है 0.2। भाई टोटल वेट 700 माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 700 माइनस आर इज इक्वल टू 14, यहाँ से आर की वैल्यू तो 686 आ गई। आसान सवाल था बच्चों, है ना, पूछने का अंदाज अच्छा था, बट क्वेश्चन कितना आसान था देख रहे हैं आप। मतलब मैंने आइडियली वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चन अच्छे हैं, ट्रिकी हैं और 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकते हैं, जो नीट के लिए रेलिवेंट है। इवन जेई के लिए तो रेलिवेंट है, जेई में आ ही चुके हैं। इससे ज़्यादा प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो क्वेश्चन आ ही चुका है पेपर में, अब वो बोलूँगा मैं इंपॉर्टेंट है तो बोलना अजीब बात हो गई ना। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि अ बॉय ऑफ मास 4 kg, बॉय का मास 4 kg, भाई साहब कुछ तो रियलिस्टिक दे देते, is standing on a wood of mass 5 kg. If the coefficient of friction between the wood and the floor is 0.5, तो यहाँ फ्रिक्शन 0.5 है। क्या पूछ रहे हैं अब, हाँ ठीक है, द मैक्सिमम फोर्स कैपिटल एफ दैट द बॉय कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट पीस ऑफ द वुड डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एच सी वर्मा किताब में दिख जाएगा, द ग्रेट एच सी वर्मा सर ने जो बुक लिखी है। तो ये थोड़ी सी टेंशन ना, हम ऐसे ना बना के आप इसको ऐसे बनाइए, ये थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना है, इसको आप किसी एंगल पे मत खींचिए। मान लीजिए टी फोर्स जो एफ फोर्स से खींच रहा है, सीधा ही खींच रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ टी 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 सब जगह टी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो अगर हम देखें यहाँ पर इस पूरे सिस्टम के लिए, बॉय और ब्लॉक सिस्टम के लिए, तो रिएक्शन ऊपर लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है, दोनों मिलके टोटल वेट बैलेंस करेगा। ब्लॉक का मास और बॉय का मास, टोटल वेट बैलेंस हो गया। यहाँ से रिएक्शन क्या आ गया, टोटल वेट माइनस टेंशन। और ये जो वुडन ब्लॉक है, इट विल बी ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग, अगर टेंशन यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो टेंशन टी को स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर कर दीजिए, टी बराबर कर दीजिए म्यू इनटू रिएक्शन के। तो जो एचसीवी किताब है उसमें तो यही आया हुआ है ना, उसमें तो बस यही पूछा हुआ है इस तरीके से, बस टी की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर बस न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। तो टी आएगा यहाँ से म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन में 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर प्राप्त हो जाएगा बच्चों, है ना। आ जाइए, तो म्यू कितना है, म्यू है आपका 0.5 हाफ, और टोटल मास कितना है 5 और 4 9, और जी 10 है, और ये कितना हो गया 1 प्लस 0.5 मतलब 3/2 हो गया। तो ये 2 से 2 उड़ा दीजिए, 30 न्यूटन आ जाती है टेंशन, है ना बच्चों। 30 न्यूटन आंसर रहेगा। अप्लाइड फोर्स, इस बंदे के द्वारा अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, ये भी देख लीजिए 34 क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन का बढ़िया सवाल माना जाता है मार्केट का। तो कह रहे हैं ब्लॉक का मास एम है, स्लाइड्स अलोंग अ फ्लोर विद द फोर्स ऑफ कैपिटल एफ इज अप्लाइड टू इट एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, ओके। तो म्यू लिख लेते हैं अभी के लिए। तो देन द ब्लॉक्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो ये स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। तो इजी है, तो ये फोर्स एफ कॉस थीटा मान लीजिए, आप ये फोर्स मान लीजिए कि एफ कॉस थीटा है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि एफ साइन थीटा है, ठीक है। और एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और यहाँ से कैपिटल एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा,
और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन और एफ साइन थीटा मिलके एम जी को बैलेंस करेंगे, वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा और जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन बाय मास। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट, नॉर्मल रिएक्शन और एफ साइन थीटा को मिल के एम जी को बैलेंस करना ही पड़ेगा। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आएगा आपका एम जी माइनस एफ साइन थीटा, पुलिंग के दौरान इसलिए फ़ायदा हो जाता है ना। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा एम, नेट फोर्स होगा एम ए, ये होगा एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन एम ए, यानी एफ कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स रिएक्शन, रिएक्शन होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा माइनस म्यू एम जी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन होगा हमारा एफ बाई एम इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा बाई एम माइनस का म्यू जी, ठीक है बच्चों। तो एफ अपॉन एम कॉस थीटा, सही है। उसके बाद एफ अपॉन एम कॉस थीटा सब में ही है, अच्छा माइनस म्यू के इंटू जी माइनस एफ अपॉन एम साइन थीटा। मुझे तो यही सही लग रहा है, बी ऑप्शन है ना बच्चों, क्योंकि म्यू जी नेगेटिव होना चाहिए और एफ अपॉन एम साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। परफेक्ट है, ऑप्शन बी लग रहा है बच्चों, है ना। चलिए आज ही अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 35। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मार्केट का। एज शोन इन द फिगर, अ ब्लॉक ऑफ मास √3 kg is kept on a horizontal rough surface of coefficient of friction mu 1/3 √3 है, mu 1/3 √3 है, ठीक है। The critical force to be applied on the vertical surface as shown at an angle 60 degree with the horizontal such that it does not move, जब तक मूव ना करे। मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएंगे जब तक मूव ना करे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अगर f है तो ये f cos 60 हो जाएगा f/2 और ये f sin 60 हो जाएगा √3 f/2, है ना। अच्छा इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 10 √3 और इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन में √3f और 10 √3 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपका √3 f/2 प्लस 10 √3, है ना। अब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर कर दो, तब तक मूव नहीं करेगा, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो अप्लाइड फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f/2 है ना, और ये हो जाएगा म्यू इंटू रिएक्शन f/2। म्यू है आपका 1/3 √3, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है √3/2 इंटू एफ प्लस 10 √3। यहाँ √3 से √3 उड़ा दो, ठीक है, और ये f/2 आ गया, ये आ गया आपका f/6 और ये आ गया आपका 10/3। सही लग रहा है बच्चों, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। तो चलिए कैपिटल F कितना आ रहा है f/2 माइनस f/6 10/3, LCM 6, तो 3f माइनस f यानी 2f 10/3। सही लग रहा है बच्चों, हाँ अभी तक तो ठीक लग रहा है। तो यहाँ से f तो 10 न्यूटन आ रहा है मेरा, इन्होंने क्या बोला f such that it does not move will be 3x, तो फोर्स 3x बोला हुआ है इन्होंने। तो रुक जाइए, हम एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे अपनी। तो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री लगाया है ना, हाँ, तो ये f/2 है और ये √3 f/2 है और इसमें 10 √3 ऐड हो गया आपका, तो √3 f/2 और 10 √3 ऐड कर दो तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और f/2 म्यू आर के बराबर है, म्यू क्या है 1/3 √3, तो √3 उड़ा दिया यहाँ से, √3 हमने दोनों से लेके उड़ा दिया, ठीक है। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो f/6 और 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 10/3, ठीक है। और f/2 में से f/6 माइनस किया तो LCM लिया 6, 3f माइनस f 2f/6, तो f/3, तो f तो 10 न्यूटन आ रहा है हमारा, है ना। f तो 10 ही आ रहा है हमारा, राइट। अब इन्होंने बोला है कि 3x होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब तो फिर x 10/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर अगला टॉपिक आ गया हमारा अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम।
तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे कुछ जेई के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज कर लेते हैं। मतलब बेसिकली इम्पल्स पे या चेंज इन मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, एक आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 है, फायर्स अ शेल ऑफ मास m2। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि एक गन से एक शेल फायर हुई है जिसका मास है, गन का आर्टिलरी का मास m1 है और बुलेट शेल का मास है m2, शेल का मास m2 है। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आर्टिलरी टू दैट ऑफ शेल इज। तो देखिए पहली बात तो याद रखिए, दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इनिशियली दोनों का मिला के मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली भी दोनों का मिला के मोमेंटम जीरो होगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी P1 स्क्वायर बाय 2m1 और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी होगी P2 स्क्वायर बाय 2m2। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जीज K1 बाय K2 का रेशियो निकालना है हमें, K1 बाय K2 का रेशियो निकालना है तो वो होगा M2 बाय M1। ठीक है, तो M2 बाय M1 बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन है 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflected with the same speed। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है 2mv, एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम 2mv, 100 बॉल का 100 इंटू 2mv अपॉन टाइम करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम फोर्स आ जाएगा, तो 200 mv बाई टी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आसान सवाल। आ जाइए अगला देखते हैं। मशीन गन का मास 10 kg है, 20 ग्राम बुलेट फायर करती है 180 बुलेट्स पर मिनट से विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछना है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होगी। तो ठीक है, तो टोटल मोमेंटम आप कंजर्व कर दीजिए, गन का मोमेंटम प्लस n बुलेट्स का मोमेंटम और टोटल ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है इसमें, ठीक है, तो मशीन गन का मास है 10 kg। ठीक है, 10 kg मशीन गन की वेलोसिटी नहीं पता हमें। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि 20 ग्राम की बुलेट्स हैं और 180 बुलेट्स पर मिनट चल रही हैं। ठीक है, तो 180 बुलेट्स पर मिनट मतलब 180 बाई 60 पर सेकेंड, और मास कितना है बुलेट का 20 ग्राम को केजी में बदल दीजिए, और हर एक बुलेट की वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर टोटल को आप 0 कर दीजिए अब। ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या आएगा यहाँ से, ये 3 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा, तो 10v इज इक्वल टू -6, तो v आ जाएगा माइनस का 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो रिकॉइल वेलोसिटी डी ऑप्शन 0.6 मीटर पर सेकेंड आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी 20% इंक्रीज किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो p स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मान लीजिए 1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 20% बढ़ाने का मतलब 1.2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1.44, 1 से 1.44 हो गई, इसका मतलब 44% बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, है ना। 40 देख लीजिए, बॉडी का मास 10 kg है, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू द पॉइंट 20,10। अच्छा, तो कोई पॉइंट x, y से पास कर रही है, ठीक है, और u वेलोसिटी नहीं दे रखी ना, वेलोसिटी नहीं दे रखी, 45 डिग्री पे फेंका है और किसी समय पर x कोऑर्डिनेट 20 है और y कोऑर्डिनेट 10 है। इससे क्या होगा, इससे u निकल आएगा। If t is the time of flight, then its momentum vector at time t by √2 is। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 20 है, tan 31 है, 10 x की वैल्यू 20 है अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस 45 1/√2, उसका स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये उड़ गया यहाँ से, और ये आ गया आपका -10
इज इक्वल टू -10 इंटू 20 अपॉन यू स्क्वायर। यहाँ से u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। उसके बाद तो जो मर्जी निकालिए, आपको प्रोजेक्टाइल में दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद तो जो आपको चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। किसी समय पर जब टोटल टाइम का t/√2 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई √2, यानी 2 इंटू यू है 20 sin 45 1/√2, एक √2 पहले से नीचे था, है ना, और g भी है 10। तो ये पूरा तो ये टाइम 2 सेकेंड पे पूछ रहे हैं। टाइम जब एग्जैक्टली 2 सेकेंड होगा तब वो एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे जा करके मोमेंटम वेक्टर क्या होगा। तो कोई बात नहीं, 2 सेकेंड पे मोमेंटम वेक्टर देखिए क्या होगा। तो मोमेंटम वेक्टर होगा एम यू कॉस थीटा, तो सेम रहता है, तो एम यू कॉस थीटा आई कैप, और 2 सेकेंड पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी को लिख लेते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, अब आप m कॉमन ले लीजिए, 10 kg लिख दीजिए, 10 kg। u कितना था 20 cos 45 √2 आई कैप प्लस u था 20 sin 45 1/√2 g 10 इंटू 2 जे कैप। 10 बाहर है, ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 को, तो देखिए क्या आता है मोमेंटम वेक्टर। तो मोमेंटम वेक्टर आ जाता है यहाँ पर आपका, वैसे तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है आइडियली ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200/√2, 200/√2 हो जाएगा 100√2 आई कैप। सबसे पहले ढूंढिए 100√2 आई कैप, कहीं दिख रहा है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 100√2 आई कैप। उसके बाद में फिर से 200/√2, तो 100√2 ही होगा, तो प्लस 100√2 और फिर से 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -200 जे कैप, है ना। 100√2 आई कैप, 100√2 आई कैप प्लस 100√2 -200 जे कैप। ऑप्शन नंबर 100√2 आई कैप प्लस 100√2 -200 जे कैप, है ना। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है करेक्ट आंसर बच्चों, राइट। तो ये थे बच्चों हमारे एनएलएम के क्वेश्चंस, एलएनएम के जेई सेलेक्टेड पीवाईक्यूज। काफ़ी हैवी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देना। 40 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। अंत में 5-10 क्वेश्चन से होता है कि बच्चे को लगता है ये तो इनफ नहीं है, बट ये 40 क्वेश्चन आपके लिए मोर देन इनफ है। हर 3 में से एक लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है। 120 क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो उनमें से 40 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको कराएं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों।